नमस्ते दोस्तों। आज लगता है कि थोड़ी दिक्कत है लाइव में, लेकिन खैर मैं कर रहा हूँ अब। तो आज मुझे बात करनी है अमेरिका इस वक्त। और इस वक्त अमेरिका की हालत ये है कि अभी मैं देख रहा था, क्राउन पॉइंट नाम की काउंटी है इंडियाना स्टेट में। वहाँ जब अफ्रीकन अमेरिकन का जुलूस निकला तो सड़क के दोनों किनारे वाइट लोग राइफलें लिए खड़े हुए। तो एक चेतावनी है अफ्रीकन अमेरिकन को। कहने को तो ये चेतावनी है कि आप हिंसा करेंगे तो हम राइफल चला के आपको मारेंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी गहरी बात है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने के की टोपियां पहन रखी। कु क्लक्स क्लान अमेरिका का कुख्यात नस्लवादी संगठन, जो माना जाता है कि समाप्त हो चुका है, लेकिन वो टेंडेंसी अभी भी इस समाज में है। ये आज एक बार फिर रेखांकित हुआ है। इससे भी रोचक बात यह है कि फ्लोरिडा में एक काउंटी के शेरिफ ने लोगों से, यानी वाइट लोगों से कहा है कि अगर आपके घर की तरफ कोई आता है, हमला करता है, तो उसे गोली मार दीजिए। यहाँ ये एक रोचक बात है दोस्तों कि अमेरिका में एक शब्द चलता है कासल डॉक्ट्रिन, यानी आपका घर आपका किला है और उसकी हिफाजत करने की जिम्मेवारी आपकी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड अमेंडमेंट के अनुसार हर अमेरिकन को हथियार रखने की छूट है और आत्मरक्षा करने का न केवल उसका अधिकार है बल्कि उसका कर्तव्य भी है। ये अपने आप में एक बहुत रोचक बात है कि यहाँ ये कॉमन सेंस बन चुका है और इसे बदलने की अभी तक तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं कि सिटीजन की सिक्योरिटी स्टेट का नहीं, प्राइमरीली सिटीजन का अपना दायित्व। और इसलिए कासल डॉक्ट्रिन कि अगर आपके घर पे कोई हमला करता है तो आपके पास हथियार है, होना चाहिए। तो शेरिफ ने कहा है कि अगर आपके पास राइफल नहीं है तो खरीदिए, और कोई आपके घर की तरफ बढ़ता है तो उसे गोली मार दीजिए। जाहिर है कि लोगों ने इस पर चिंता भी जताई है, लेकिन ये एक स्थिति है। दूसरी तरफ ट्रंप साहब पिछले सप्ताह बाइबल लेकर खड़े हुए थे कैमरों के सामने चर्च के दरवाजे पर, जिसकी लोगों ने आलोचना की थी। बल्कि स्वयं चर्च के जो पादरी थे उन्होंने कह दिया था कि दिस इज अ प्लेस फॉर रिलीजन, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। तो जाहिर है कि इस पर ट्रंप थोड़े से वो हुए, लेकिन जैसा कि उनका स्वभाव है, उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा है कि द रिलीजियस पीपल लाइक्ड इट। ये बहुत स्पष्ट है दोस्तों कि नवंबर में होने वाले चुनाव में जो बाइडन जैसे कमजोर उम्मीदवार के होने के बावजूद, ये खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सिंपैथाइजर्स मानते हैं कि जो बाइडन बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप चिंतित हैं, उनके समर्थक चिंतित हैं। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, कोविड-19 को जिस तरह हैंडल किया गया, उसके बाद ये जो एक घटना थी जिस पर सरकारी प्रतिक्रिया, अगर एक सभ्य समाज की बात करें तो सीधे सीधे होनी चाहिए थी कि चारों पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, उन पर मुकदमे चलाए जाएं, हत्या का मुकदमा चले। लेकिन प्रतिक्रिया रही ढीली ढाली। जिस पुलिसमैन ने सचमुच जॉर्ज फ्लॉयड को मारा उसे तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाकी 3 साथियों को काफी हिंसा हो जाने के बाद कल या परसों गिरफ्तार किया गया। तो असंतोष तो है, और उस असंतोष से निपटने का तरीका, चाहे वो कोविड फ्रंट पर नाकामी से पैदा हुआ असंतोष हो, चाहे इस मामले की वजह से पैदा हुआ असंतोष हो, इस तरह के नेताओं को जो समझ तरीका सूझता है वो ट्रंप साहब अपना रहे हैं। वो क्लियर कट क्रिश्चियन वर्सेस नॉन क्रिश्चियन, वाइट वर्सेस ब्लैक कह लीजिए या पीपल ऑफ कलर कह लीजिए, उस पोलराइजेशन में ट्रंप का पूरा अमला लग गया है। और जिसमें सबसे मजेदार चीज ये है, जो अभी तक की सबसे मजेदार चीज मुझे लगी, आप लोग भी संभवतः अपने फेसबुक पर उसे देख सकते हैं। ट्रंप समर्थकों ने अब ट्विटर के खिलाफ अभियान शुरू किया है।
वो फेसबुक पर कैंपेन चला रहे हैं कि ट्विटर का बायकॉट कीजिए, क्योंकि ट्विटर जानबूझकर कंजर्वेटिव वॉइसेस को कर्टेल करता है। क्योंकि ट्रंप के कुछ ट्वीट्स पर ट्विटर ने हटाए नहीं थे, लेकिन उन पर टिप्पणी कर दी थी कि ये अच्छे ट्वीट्स नहीं। तो अब आज से ट्रंप समर्थकों ने ट्विटर के खिलाफ अभियान शुरू किया। ये बहुत, जैसा मैंने पिछली बार इस बारे में बात करते हुए, और जब मैं सत्य हिंदी के आशुतोष जी से बात कर रहा था इस मामले में, तब भी मैंने संकेत किया था, और मैं फिर आज कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो मामला हुआ और इसको जिस तरह हैंडल किया गया, इसमें 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए। एक तो ये कि केवल ये असंतोष केवल एक अफ्रीकन अमेरिकन की हत्या का नहीं है, वो एक ट्रिगर बन गई वो हत्या, और ये जो बहुत सारा असंतोष पिछले कई महीनों बल्कि वर्षों से उमड़ घुमड़ रहा है, उसको जैसे एक निकलने का मौका मिल गया, बहाना मिल गया। दूसरे, जो अमेरिकन समाज की फॉल्ट लाइन्स हैं वो और ज्यादा उभर के सामने आ गई। अमेरिकन समाज भारत की तरह की डाइवर्सिटी वाला समाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह डाइवर्सिटी है, नस्लों की, एथनिक ग्रुप्स की, और एक तरह से कम स्पेनिश को ध्यान में रखें तो भाषाओं की, और इस समय तो हिंदी, उर्दू जैसी और चीनी जैसी भाषाओं की भी, इनके बोलने वाले लोग भी अमेरिका में अच्छी खासी तादाद में। तो ऐसी स्थिति में इस डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे करें, मैं ये मानता हूं कि अमेरिकनों को समझ में नहीं आ रहा है। ये दुनिया भर के लोकतंत्र सिखाते हैं, और ठीक सिखाते हैं, अच्छा लोकतंत्र है अमेरिका, लेकिन लोकतंत्र के भीतर इस तरह की डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें, ये इनको समझ में नहीं है। अब स्थिति ये है, जैसे मैंने आपसे उस आशुतोष वाली बातचीत में भी उनको कोट किया था, क्या नाम है, कॉर्नेल वेस्ट को, तो उन्होंने जो कहा कि ब्लैक फेसेज इन हाई प्लेसेस, ये स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई। ओबामा के राष्ट्रपति बन जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉर्नेल वेस्ट, बर्नी सैंडर्स और इस तरह के लोग इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी की बात हो या नस्ल भेद का या दूसरे तरह के मसले हों, जब तक आप व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं करते, केवल पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी करते रहेंगे, तो ऐसे ही कॉस्मेटिक चेंजेज होंगे, कोई बुनियादी फर्क उसमें आएगा नहीं। जिसका सबसे मार्मिक दृष्टांत एक घटना है, और वो घटना ओबामा के कार्यकाल में हुई थी 2009 में। 16 जुलाई 2009 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, क्या नाम, हेनरी गेट्स। अब जो लोग जानते हैं अमेरिकन सिस्टम को, वो ये समझ लें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की टॉप मोस्ट एलीट यूनिवर्सिटीज में, वहाँ प्रोफेसर अगर हैं तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि आप अमेरिका के टॉप एलीट के सदस्य। ये जो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड गेट्स, सॉरी हेनरी गेट्स, ये ब्लैक है। ये एक विदेश यात्रा से लौटे, इनके घर के दरवाजे में इनका की कार्ड नहीं लग रहा था, कुछ खराबी हो गई, सेंसर खराब हो गया, क्या हो गया, इन्होंने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की कार्ड को 2-4 बार चलाया, हैंडल घुमाया। वहाँ एक पुलिस वाला अपनी गश्त पे गुजर रहा था, उसने प्रोफेसर साहब को धर लिया, पीट भी दिया और डिटेन भी कर दिया। काफी हंगामा हुआ, और लोगों ने लॉजिकली सवाल उठाया कि आप कम से कम पूछते, और वो कोई पहनावे से या व्यवहार से कोई उठाई गिरे, या जैसे अमेरिका में कहा जाता है होमलेस नहीं लग रहे थे। प्रोफेसर थे, प्रोफेसरों की तरह सूटेड बूटेड, और अपनी बढ़िया गाड़ी से उतरे थे, लेकिन वो पकड़ लिए गए, और काफी इस पर हंगामा हुआ। ओबामा ने इसके बारे में बयान दिया कि बहुत दुखद है, और वाई द वे ये जो सज्जन थी ओबामा के टीचर थे, हेनरी गेट्स। तो ओबामा ने इस पर बयान दिया कि ये नहीं होना चाहिए था, पुलिस ऑफिसर ने गलती की, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। दोस्तों, अमेरिका का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की जो पुलिस एसोसिएशन है, जो दूसरे लोग हैं, वो ओबामा के खिलाफ उठ खड़े हुए, ओबामा के खिलाफ बयानबाजी हुई, और ओबामा कुछ नहीं कर पाए। उन्हें झक मार के उन प्रोफेसर साहब को, हेनरी गेट्स को और उस अफसर को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया व्हाइट हाउस में, और फिर बयान ये दिया गया कि बात ठीक ठाक ढंग से सुलझ गई, जिसकी व्याख्या लोगों ने ये की
कि वर्चुअली ओबामा ने दोनों से एक दूसरे से माफी मंगवाई। प्रोफेसर गेट्स को माफी मांगनी पड़ी जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। लोगों ने यह भी कहा कि अगर वही प्रोफेसर अफ्रीकन अमेरिकन की जगह व्हाइट होते तो पुलिस का व्यवहार ऐसा नहीं होता। यह आम धारणा है कि अगर आप व्हाइट हैं तो पुलिस आपके प्रति बहुत ही विनम्र, बहुत ही सभ्य होगी। कोई छोटा मोटा ऑफेंस आपसे हो भी जाए तो इग्नोर कर देगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं या स्पीड कर रहे हैं तो पुलिस वाला अच्छे मूड में हुआ तो छोड़ देगा आपको कि जाओ आगे से ध्यान रखना। लेकिन अगर आप ब्लैक हैं तो सबसे पहले आपको ओवर पावर किया जाएगा, यानी पटक के आपके हाथ पीछे करके आपको हथकड़ी लगा दी जाएगी। मिनेसोटा में वो पुलिस वाला यही करने की कोशिश कर रहा था अपने ढंग से, इसीलिए उसने गर्दन दबा रखी थी फ्लाइट की और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि फ्लाइट जीता या मरता। ये जो इनहेरेंट रेसिज्म है सिस्टम का, इस पर टिप्पणी की है वही कॉर्नेल वेस्ट ने कि ये, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, वो वर्तमान प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन टू एड्रेस सिस्टमेटिक रेसिज्म कह रहे हैं। सिस्टमिक रेसिज्म, कॉर्नेल वेस्ट का ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, बावजूद इसके कि ये पूरी तरह नॉन वायलेंट नहीं है। इसमें वायलेंट के पैचेज हैं और जो कुल मिलाकर के आंदोलन को बदनाम ही कर रहे हैं और लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि जब वायलेंस होती है, जब लूटपाट होती है, तो उसमें गोरे काले का सवाल खत्म हो जाता है। ब्लैक लोगों के भी घरों पर हमले हुए हैं, ब्लैक लोगों की दुकानें भी लूटी गई और जाहिर है कि वो परेशान है, बेचैन है वो उस पर। तो ये जो स्थिति है, कि जो समस्या अमेरिकन समाज में बहुत गहरी बैठी हुई है, अमेरिकन व्यवस्था में बहुत गहरी बैठी हुई है, कॉर्नेल वेस्ट के अनुसार ये एक नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है टू एड्रेस सिस्टमिक रेसिज्म। ये इस स्थिति का एक, आप जैसे कह सकते हैं कि उजला पक्ष, कि लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि बात केवल एक घटना की नहीं है और बात केवल आइडेंटिटी के प्रति लोगों के रवैये की या मानसिक एटीट्यूड की नहीं है, बात व्यवस्था की। जो बात बर्नी सैंडर्स पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं, वो कल ही बराक ओबामा ने कही है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बर्नी सैंडर्स को प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ना बनने देने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। लेकिन बर्नी सैंडर्स की बात को बराक ओबामा को ही कहना पड़ा है। उनका ताजा बयान ये है कि व्यवस्था को, सिस्टम को एड्रेस करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म्स बेहद जरूरी। विडंबना ये है दोस्तों कि जिन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जिनके वजह से लोग बहुत परेशान हैं, ये सिस्टम की विडंबना है कि वो क्राइम कंट्रोल लॉ जो पुलिस को अंधाधुंध ताकत देता है और अंधाधुंध संसाधन देता है, उसको ड्राफ्ट किया था जो बाइडेन ने और उसको पास किया था क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन। और इसलिए भी डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय काफी उलझन में है, लेकिन वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या यह है कि आपने उस समय क्राइम कंट्रोल लॉ पास किया, पुलिस को अंधाधुंध ताकत दी, पुलिस पे अंधाधुंध पैसा खर्च करने की व्यवस्था की, और आज आपको कहना पड़ रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स जरूरी। दूसरी तरफ खुद ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्थिति काफी रोचक है। ये दुनिया भर में चर्चा का विषय है कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है ट्रंप के, और अमेरिकन सिस्टम में जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो हमारी रक्षा मंत्री की तरह सेनाओं से निर्लिप्त कोई सिविलियन पॉलिटिशियन नहीं होता। यहाँ आमतौर से वो लोग डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं जिनका अपना एक गहरा संबंध सेना से रहा होता है। पिछले जो डिफेंस सेक्रेटरी थे मैटिस, वो तो बाकायदा जनरल थे। अभी के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से निर्लिप्त व्यक्ति नहीं है। इस पर जो है, और उनका ये कहना कि इस आंतरिक असंतोष को सुलझाने के लिए, इससे निपटने के लिए फौज नहीं भेजी जा सकती, यूएस ट्रुप्स नहीं भेजे जा सकते। राष्ट्रपति के बयान के तुरंत बाद इसका खंडन
ट्रंप के स्वभाव को देखते हुए लोगों ने उम्मीद की थी कि वो तुरंत डिसमिस कर दिए जाएंगे, फायर कर दिए जाएंगे, अभी तक नहीं किए गए, क्योंकि ट्रंप के अपने सारे इम्पल्सिवनेस और इस सब के पीछे एक मेथड होती है, और उनको लग रहा है कि इस पर कोई एकाएक डिसमिस कर देना संभवतः ठीक नहीं होगा। इस पर ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि अमेरिकन सिस्टम में फौज में अफ्रीकन अमेरिकन की बड़ी तादाद है। अमेरिकन सिस्टम की कुछ विचित्रताएं आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। यहां एजुकेशन बेहद महंगी है। आमतौर से कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड करना हर किसी के बूते का नहीं। तो अमेरिकन आर्मी, और आमतौर से अफ्रीकन अमेरिकन की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती है, आमतौर से कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अमेरिकन आर्मी अफ्रीकन अमेरिकन नौजवानों को ल्योर करती है, ड्राफ्ट करती है कि आप फौज में आ जाइए, 3 साल 4 साल फौज में बिताइए, हम आपको पढ़ने का खर्चा दे देंगे। तो कॉलेज एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत से अफ्रीकन अमेरिकन आर्मी में शामिल होते हैं। इस पर की चिंता ये कि ये जो इस समय समाज में फैला हुआ पोलराइजेशन, ये आर्मी के भीतर ना असर दिखाने। मैं याद दिलाऊं मित्रों आपको, माइकल मोर की एक फिल्म है फ़ारेनहाइट 9/11। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर 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 देखिए। उसमें एक दृश्य लाजवाब है। माइकल मोर काफी खुराफाती व्यक्ति हैं, जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, अपने तरह के अनोखे डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। तो उस फिल्म में एक दृश्य है कि माइकल मोर फौज में भर्ती होने का फॉर्म लेकर के सीनेटर्स के पीछे दौड़ रहे हैं कि आप अपने बेटों को भर्ती करवाइए, अपनी बेटियों को भर्ती करवाइए। और सारे वो वाइट सीनेटर, लीड सीनेटर माइकल मूर को देखते ही भाग रहे हैं कि कहीं आके पकड़ ना ले और हमें कैमरा पर ये कहना ना पड़े कि हम अपने बेटे को फौज में नहीं भेजना चाहते। ये एक स्थिति ये है दोस्तों। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। कि यहां जेलों को, प्रिजन सिस्टम को काफी स्टेट्स में आउटसोर्स कर दिया गया है। प्राइवेट जेलें होती, उन प्राइवेट जेलों में कैदियों के साथ दासों जैसा बर्ताव होता है। बहुत सारी चीजें उनसे बनवाई जाती हैं। मार्केट प्रोडक्ट्स जैसे सैनिटाइजर्स उनसे बनवाए जाते हैं और उन्हें कौड़ियों के दाम मजूरी दी जाती है। और एक एक कैदी को मेंटेन करने के लिए, प्रिजन को हाई सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सरकारी तौर से स्टेट फंड से $60,000 पर प्रिजनर पर एनम प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाता है। $60,000। जिस स्टेट में मैं इस समय हूं, स्टेट ऑफ एरिज़ोना, वहां की यूनिवर्सिटी बेहद प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। और यहाँ ग्रेजुएशन कर लेने की लागत संभवतः $30,000-40,000 है। $30,000-40,000 सरकार फंड नहीं करती है, वो सब्सिडाइज नहीं करती है, वो आपको अपनी जेब से देना होता है। प्रिजन में लोगों को रखने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को $60,000 पर पर्सन पर एनम दिया जाता है। इसीलिए बर्नी सैंडर्स ने वो ट्वीट किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और जो लोग ट्विटर पर हैं वो ट्विटर की महिमा इसी से समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब अब ट्विटर के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ट्विटर पर बर्नी सैंडर्स को जरूर फॉलो करें और कॉर्नेल वेस्ट को। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अनुमान लगाया था 2019 में, और उसी को बर्नी सैंडर्स ने अभी 3-4 दिन पहले याद दिलाया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो अनुमान ये था कि सारे देश में कॉलेज एजुकेशन फ्री करने के लिए लगभग $80 बिलियन की जरूरत पड़ेगी।
जो कि पुलिस पर होने वाले खर्च से कम। $80 बिलियन में ये उनका अनुमान है कि सारे अमेरिका में कॉलेज एजुकेशन फ्री की जा सकती है। भाई द वे, वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका संभवतः अकेला देश है जहां कॉलेज एजुकेशन फ्री है। आप यूरोप में देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ट्यूशन फी नाम की चीज नहीं होती। दूसरे खर्चे होते हैं लेकिन ट्यूशन फी आपको नहीं देती। अमेरिका अनोखा देश है इस मामले में कि यह ट्यूशन फी है और अच्छी खासी। और यह सिस्टम की प्रायोरिटीज का एक प्रमाण है कि आप, और कैलिफोर्निया जो कि बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, जहां आमतौर से गवर्नर डेमोक्रेटिक होता है, वहां $64,000 पर पर्सन पर प्रेजेंट दिए जाते हैं। एजुकेशन वहां भी फ्री नहीं। इसी की ओर बर्नी सैंडर जैसे लोग संकेत कर रहे हैं कि आप अगर जॉब क्रिएशन और एजुकेशन पर ध्यान दें तो पुलिसिंग पर इस तरह के अनाप शनाप खर्च की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक और रोचक बात यह है, भाई द वे, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, होगी ही, मैं मान के चलता हूं कि दुनिया की प्रिजन पॉपुलेशन, अमेरिका की प्रिजन पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो परसेंटेज में नहीं कह रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म्स। भारत जिसकी आबादी अमेरिका से लगभग चौगुनी है, चीन जिसकी आबादी इससे भी ज्यादा है, इन देशों में भी जेल में उतने लोग नहीं हैं जितने अमेरिका। और यहां सजाएं 30 साल 20 साल इस तरह की सजाएं होती हैं नहीं। और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि उसी कानून के तहत जो बाइडेन साहब ने लिखा था और जिसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किया था, जेल में रहने वालों को पढ़ने का अधिकार नहीं। वो चाहें तो औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। ये विडंबनाएं हैं दोस्तों, जिनके चलते इस वक्त का जो अमेरिका का संकट है उसके मायने काफी बदल गए। और यहां जो इस समय प्रशासन है, यहां इस समय जो नेतृत्व है, उसका रवैया हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है। उसका रवैया सिस्टम को ह्यूमनाइज करने का नहीं, बल्कि सिस्टम को और ऑपरेसिव बनाने का, संवाद करने का नहीं, बल्कि कन्फ्रंटेशन का, पोलराइजेशन का है। ये अगेन केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है दोस्तों। अमेरिकन सिस्टम में हिडन प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और अब तो वो हिडन भी नहीं रहे होते। मैं कभी कभी इस बात पर चकित होता था कि भाई साउथ कैरोलिना, जो एक, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का अच्छा प्रभाव है और ब्लैक पॉपुलेशन वहां अच्छी खासी है, तो वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनेशन में जो बाइडेन इतने आगे कैसे निकल गए? इतने आगे निकल गए कि बर्नी सैंडर जो उस समय तक लगभग बराबर चल रहे थे, वो काफी पिछड़ गए और अंततः उन्हें अपना क्लेम वापस लेना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ साउथ कैरोलिना? ब्लैक्स ने बर्नी को नहीं बल्कि जो बाइडेन को वोट देना क्यों पसंद किया? तो उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो वहां के ब्लैक्स में बराक ओबामा का प्रभाव, जो नहीं चाहते थे कि बर्नी सैंडर्स चुने जाएं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर केवल वहां नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में, और ये चीज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको अमेरिकन मुहावरे में कहा जाता है लो इंफॉर्मेशन वोटर। ऐसा वोटर जिसकी सूचनाएं बहुत सीमित है, जिसके पास जानकारी बहुत कम, और इसीलिए वो सूचना और विवेक के आधार पर नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर, ईसाइयत के आधार पर फैसले करता है। लो इंफॉर्मेशन वोटर। और दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं कि इस लो इंफॉर्मेशन वोटर की रचना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का योगदान सबसे ज्यादा है, टेलीविजन का। अमेरिकन टेलीविजन का भी हाल लगभग वही है जो हिंदुस्तानी टेलीविजन का। बल्कि हिंदुस्तानी टेलीविजन में जिन लोगों को लेकर के हम लोग चकित, दुखित, परेशान रहते हैं, उनमें से अधिकांश ने अपने आप को अमेरिकन टेलीविजन एंकर्स के ही मॉडल पर ढाला है।
आप भारत की ही जरा स्थितियां देख लीजिए। अगर सचमुच मीडिया वो रोल निभा रहा होता जो थियोरेटिकली माना जाता है कि मीडिया का एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। मैंने जैसे आपसे कई बार कहा है कि मैं तो टेलीविजन ना भारत में देखता हूँ ज्यादा, ना भारतीय चैनल देखता हूँ, ना अमेरिकन देखता हूँ, कभी कभार देखता हूँ। आप लोग मुझे बताइए, और अगर मेरी जानकारी गलत हो तो दुरुस्त कीजिए। मेरी जानकारी अगर गलत हो तो इसको आप दुरुस्त कीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। इस समय जबकि देश जीरो बल्कि नेगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, इस समय जबकि भयानक बेरोजगारी देश में फैली, मजदूर शब्द से हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं और उन्होंने दुनिया भर के संकट झेले। मध्य वर्गीय लोगों की हालत भी पतली है, नौकरियां जा रही हैं। दिल्ली जैसे नगर में अस्पतालों से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भगाया जा रहा है। हजारों की तादाद में नए केसेस आ रहे हैं, सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं। आपके टेलीविजन चैनल क्या डिस्कस कर रहे हैं इससे? किसी एक पार्टी का सवाल नहीं, किसी एक नेता का, किसी दो नेता का सवाल नहीं। किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार हो सकती है, किसी में कांग्रेस की, किसी में किसी और पार्टी की। लेकिन मीडिया का काम इस समय देश के इस बड़े संकट पर विचार करने का है और लोगों को सूचित करने का, इन्फॉर्म करने का, जागरूक करने का है कि देखिए भाई, सरकार ये काम ठीक कर रही है, ये ठीक नहीं कर रही। इन चीजों पर बहसें और विचार आयोजित करने का काम मीडिया का है। मीडिया इसी का प्लेटफॉर्म। आपका मीडिया इस समय क्या कर रहा है? खुद देखिए और सोचिए। ये केवल, मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, और मैं क्या कहता हूं, ये दुनिया के जानकार समझदार लोगों के अनुभव का निचोड़ है जो इस प्रसिद्ध फ्रेज में प्रकट होता है। फ्रेज कहां से है वो आप समझदार लोग हैं, जानते ही हैं। देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। जब बहुत ज्यादा पगलेट किस्म की हरकतें आपको अपने आसपास दिखें तो हमेशा इस बात पर विचार कीजिए कि कहीं कुछ व्यवस्था है, उसमें कोई कारण है। तो ये जो टेलीविजन चैनल पर एंकर लोग चीखते हैं, जो डिबेटर्स आपस में चिल्लाने की प्रतियोगिता करते हैं, बल्कि दो चार जगह तो गाली गलौज मारपीट की भी नौबत आ जाती है, इस सारी मैडनेस के पीछे एक मेथड है और उस मेथड का लक्ष्य है लो इंफॉर्मेशन वोटर तैयार करना है। मैं एक जमाने में टीवी पे जाया करता था और तब एंकर, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई पार्टिसिपेंट बेतुकी बात करे, ऊटपटांग बात करे, तो एंकर डपट दिया करता था या विनम्रता से निवेदन कर दिया करता था कि सर ऐसे मत बोलिए। आज क्या होता है? आज आप कुछ भी कह दीजिए तो एंकर अपने राजनीतिक रुझान के हिसाब से चलेगा। आप कह दीजिए कि अपोजिशन के नेता को जूते मारे जाने चाहिए और एंकर कहेगी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये केवल मैडनेस नहीं है, देयर इज अ मेथड इन दी मैडनेस। ये समाज के जो एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट होते हैं उनके हित में है कि अधिकतम लोग मूर्ख बने रह सके, उनमें विवेक का संचार ना होने पाए। ये उनके हित में। दोस्तों, हर चीज की अंततः एक आर्थिक सामाजिक संरचना, उससे जुड़े हुए हित, जिसे एंट्रेंस इंटरेस्ट मैंने कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं एक किताब रिकमेंड करना चाहता हूं, 2004 में वो किताब मैंने पढ़ी थी और उस समय मैं जनसत्ता में जो कॉलम लिखता था उसमें उसका जिक्र किया था। मेरी गलती थी कि मैंने उस पर विस्तार से नहीं लिखा, उस पर लिखा जाना चाहिए विस्तार से, और अब शायद मैं लिखूं। उस समय जनसत्ता के कॉलम में जिक्र किया था तो दो एक मित्रों ने टिप्पणी की थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक अर्थशास्त्र के विद्वान थे जो अनलाइक अदर इकोनॉमिस्ट हिंदी में भी लिखते थे। मुझे माफ कीजिएगा, नाम मेरे ध्यान से एकदम उतर रहा है इस समय। तो उन्होंने उस किताब के बारे में, वो उस लेख को देखते हुए टिप्पणी की थी कि हिंदी में अकेले पुरुषोत्तम हैं जिन्होंने इस किताब पर कुछ कहा है।
मैंने केवल उस किताब के बारे में दो चार बातें लिखी थी जो जनसत्ता में मुखामुखम में लिखता था, उसमें किसी एक लिखा। मुझे लगता है कि मुझे विस्तार से लिखना चाहिए। मैंने वो किताब न्यूयॉर्क में खरीदी थी। उस किताब का नाम है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो जॉन पर्किंस की लिखी हुई किताब, और उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका में जो नॉन स्टेट प्लेयर जिन्हें आप कह सकते हैं, एंट्रेंस्ड इंटरेस्ट जिन्हें आप कह सकते हैं, वो किस तरह पब्लिक रिलेशंस फर्म बना करके, एनालिटिकल एजेंसीज बना करके पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने का, बल्कि कुछ देशों में सरकारें पलटने तक का काम करती हैं, आर्थिक नीतियों को प्रभावित करके, सामाजिक वातावरण को प्रभावित करके। और कन्फेशंस उन्होंने इसलिए कहा था, जॉन पर्किंस ने, तो उनका दावा ये था कि लैटिन अमेरिका में हुए ऐसे दो प्रयत्नों में मैं सीधे तौर से जुड़ा हुआ। उस समय उस किताब की काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी निंदा हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी निंदा की और अखबारों ने भी निंदा की। जॉन पर्किंस अपनी बात पर अड़े रहे। बाद में उन्होंने उस किताब का भी थोड़ा सा कुछ और विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया है कुछ वर्ष पहले। और दोस्तों, आगे चलकर ये सारी बातें जूलियन असांज और स्नोडन ने जो एक्सपोजर्स किए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जॉन पर्किंस की वो सारी बातें सही से। तो ये बात ध्यान रखने की है कि किस तरह, और चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, और निश्चित रूप से ये भी सही है कि कई मायनों में अमेरिका सचमुच एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसी। ट्विटर से प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हैं, वो उसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, उसके खिलाफ उस तरह का एक्शन लेने की हिम्मत प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं, और ना फेसबुक के खिलाफ लेने की। ये अमेरिकन सिस्टम की ताकत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सीनेटर साहब से एक लेख लिखवा लिया और उन्होंने कह दिया कि कॉल इन द ट्रुप्स, फौज बुलाइए और इन सबकी पिटाई कीजिए जो आंदोलन कर रहे हैं। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इतना हंगामा मचा और बाहर इतनी निंदा हुई कि न्यूयॉर्क टाइम्स को वो लेख वापस लेना। अब अगर आप इस समय न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर जाएं तो वो लेख आपको नहीं मिलेगा। ये ताकत है अमेरिकन सिस्टम। लेकिन उसी के साथ ये भी सच है जो मैंने आपसे कहा कि लो इंफॉर्मेशन वोटर, पोलराइजेशन, सिस्टमिक सवालों को केवल कल्चरल पॉलिटिक्स के सवाल में बदल देना कि हिलैरी क्लिंटन प्रेसिडेंट बन जाएंगी तो अमेरिकन औरतों की स्थिति सुधर जाएगी, बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो अफ्रीकन अमेरिकन की स्थिति सुधर जाएगी। कॉर्नेल वेस्ट जैसे लोग तब भी ये कहते थे, आज भी ये कहते हैं, और कॉर्नेल वेस्ट स्वयं अफ्रीकन अमेरिकन, कि डाइवर्सिटी का सवाल उसी पॉलिटिक्स के अंतर्गत ठीक से एड्रेस हो सकता है जिसका लक्ष्य ब्लैक फेसेस इन हाई प्लेसेस ना होकर के सिस्टमिक रिफॉर्म। सिस्टमिक रिफॉर्म का कोई विकल्प नहीं। और कॉर्नेल वेस्ट ने बहुत फोर्सफुली कहा था कि सिस्टम है फेल्ड टू रिफॉर्म इटसेल्फ। और आज मुझे ये काफी रोचक लगा कि बराक ओबामा को भी यही भाषा बोलनी पड़ रही है और उन्हें कहना पड़ रहा है कि वी हैव टू ब्रिंग इन सिस्टमिक रिफॉर्म्स। सबक दुनिया भर के लिए है, और वो ये कि एक वेलफेयर स्टेट, एक सोशली सेंसिटिव गवर्नमेंट और एक स्वस्थ संवाद का वातावरण समाज में, इसका कोई विकल्प कहीं नहीं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या सोशल डेमोक्रेसी आप कह लीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं। कोरोना संकट में भी आप देख लीजिए और अपने आप तुलना कर लीजिए। मैं अब आप लोगों को और अधिक समय नहीं लेना चाहता। किन देशों ने इस संकट को बेहतर हैंडल किया है और किन देशों में तबाही मची है, और वहाँ के नेता कौन हैं, वहाँ किस तरह की आइडियोलॉजी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, और वहाँ के नेताओं का टेम्परामेंट क्या है, इसकी तुलना कर लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चीन में जो हालत हुई,
अमेरिका में जो हालत हुई, ब्राजील में जो हालत हुई और भारत में जो हालत हुई और हो रही है, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह के संकट से निपटने के लिए जरूरत सिस्टमिक रिफॉर्म की है, सिंसियर और जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी की। इसका कोई विकल्प नहीं। बहुत आभार मित्रों आपका, बहुत धन्यवाद हर बार की तरह ये लंबी बातचीत सुनने के लिए। और अब मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगले सप्ताह से ये लाइव मैं अपने पेज से करूंगा, टाइमलाइन से नहीं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल नाम का जो पेज है मैं उससे लाइव करूंगा, टाइमलाइन से नहीं करूंगा। और फेसबुक पर वैसे भी अपनी गतिविधि घटाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर बहुत सा वक्त मेरा बर्बाद होता है। और ये इस समय इसलिए थोड़ा अनुशासन रखने की ज़रूरत है कि मैं इस समय एक किताब में लग गया हूँ। अगले 3-4 महीने में वो प्रोजेक्ट मुझे ख़त्म करना है, वो किताब ख़त्म करनी है। इसलिए सोशल मीडिया पर गतिविधि थोड़ी कम करने की कोशिश करूँगा, कर पाऊँगा यानी भगवान जाने, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। और लाइव जो है अगले सप्ताह से प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल पेज से होगा। आप लोग वहाँ लॉग इन कीजिएगा, आइएगा। और ज़रूर आप में से कुछ अभी कमेंट कर ही रहे हैं, और जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स, लेकिन अच्छा, वो एक सज्जन ने लिखा है कि एंकर नहीं सत्तारूढ़ नेताओं के बंकर हैं। तो इससे मुझे वो चुटकुला याद आया जो अभी अभी ट्रंप साहब ने किया है कल ही। अब इस बात के लिए जाहिर है कि उनकी थोड़ी खिल्ली उड़ रही है कि ऐसी कोई आफत, ऐसा कुछ टैंक और तोप लेके नहीं आ गए थे लोग व्हाइट हाउस के सामने कि आप बंकर में जा घुसे। तो ट्रंप साहब हमारे बहुत मस्त आदमी है, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने चेहरे पर कोई शिकन लाए बिना उत्तर दिया कि मैं तो इंस्पेक्शन करने गया था, मैं बंकर का इंस्पेक्शन करने गया था कि कभी जरूरत पड़ जाए तो यहाँ रहा जा सकता है। और इंस्पेक्शन करके मैंने पाया कि ओबामा ने बहुत बुरी हालत कर रखी थी, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ट्रंप साहब तो जो हैं सो हैं, अब वो देखिए नवंबर में क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले 4 साल के कार्यकाल के बाद कि ट्रंप थोड़े लड़खड़ाए। और बावजूद इसके कि जो बाइडेन को लोग बहुत पावरफुल कैंडिडेट नहीं मान रहे थे, लेकिन इस समय ट्रंप वाकई लड़खड़ाए हुए हैं। और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी में, जैसा मैंने आपसे कहा कि बर्नी सैंडर्स के आग्रहों को बराक ओबामा तक स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन आग्रहों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जिन वोटर्स को बराक ओबामा, वो बर्नी सैंडर्स ने इंफ्यूज किया था, उन्हें जो बाइडेन के साथ लाना मुश्किल है। तो इस चुनौती को ट्रंप रियलाइज कर रहे हैं, और इसलिए वो अपनी रणनीति में शुद्ध पोलराइजेशन, क्रिश्चियनिटी का खुलकर इस्तेमाल, को क्लस क्लान की मेमोरीज तक का एंडोर्समेंट, एक तरह से ये सब उनकी ओर से हो रहा है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और रोचक चुनाव होने वाला है नवंबर का ये। इन नस्ली तनावों और कोविड की पृष्ठभूमि में देखते हैं अमेरिकन जनता क्या चुनाव करती है फाइनली। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूं, फिर से याद दिलाऊं आपको कि अगला लाइव टाइमलाइन से नहीं बल्कि प्रोफेसर पेज से करूंगा, और फेसबुक गतिविधियों को सीमित करूंगा। तो अभी तक मेरी कोशिश रहती है कि मैसेज वगैरह का और कमेंट्स का जहाँ तक संभव हो जवाब दूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा इसको कम करूँगा, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। और अगले सप्ताह फिर किसी विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने होऊंगा। और अब मैं एक और निवेदन, चूँकि ये मेरा ख्याल है लगभग 6-7 सप्ताह तो हो ही गए मुझे लाइव करते हुए, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर, इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी सीरीज पर आप अपनी टिप्पणियाँ मुझे भेज दें। वॉल पर ही लिख दें, मैसेज ना करें कृपया, वॉल पर लिख दें, तो मुझे आगे के लिए सीखने का कुछ मसाला मिलेगा, और कि किन चीज़ों पर किस तरह बात हो सकती है, और अब तक कोई बातचीत आप लोगों को उपयोगी और सार्थक लगी या नहीं लगी, इसके बारे में अगर कुछ टीका टिप्पणी आप लोग कर सकें तो मैं आपका आभारी होऊंगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।